हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरिया अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ ड्रीम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने फैक्ट्री एक्ट का ब्रीफ बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव और समरी ऑफ चैप्टर्स इंक्लूडिंग सेक्शन आपको बताया था। आज हम चैप्टर 1 मीन्स प्रिलिमिनरी चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 को डिस्क्राइब किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर में सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट अबाउट फैक्ट्री एक्ट। सेक्शन 1 सिंपल के जो एक्ट है उसका टाइटल क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है और उसका कमेंसमेंट कब हुआ, ये बताता है। सो इस एक्ट का टाइटल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। इसका एक्सटेंट पूरे इंडिया में है, मींस इंडिया के हर स्टेट में ये एक्ट लागू है। एक्सटेंशन इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो इंडिया की बहुत जगह पर लागू नहीं होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि एक्ट की एक्सटेंशन लिमिट क्या है इन इंडिया। इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट जो है वो 9 सितंबर 1948 है और ये एक्ट 1 अप्रैल 1949 में इन्फोर्समेंट यानी कमेंसमेंट में आया, मींस लागू किया गया। इनेक्टमेंट मीन्स पार्लियामेंट से मंजूरी मिलना और इन्फोर्समेंट मीन्स एक्ट का फैक्ट्रीज में लागू होना। सो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 मल्टीपल सब सेक्शंस को कैरी करता है, जिसमें आपको इस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ना होगा। सो सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 2A से। 2A में अडल्ट की डेफिनेशन है अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। अडल्ट यानी कि वो पर्सन जो अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, उसको अडल्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी सेक्शन 2A के अंदर अडल्ट की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 2B। सेक्शन 2B अडोलसेंट। Adolescent means a person who has completed his 15 year of age but has not completed his 18 year। यानी जो अपनी 15 साल की आयु को कंप्लीट कर चुका है बट 18 साल की आयु को पूरा नहीं करा है। 15 से 18 साल के बीच के जो लोग होते हैं उनको अडोलसेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 2BB कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि आपका जो पूरा साल 12 महीने, तो जो साल में जनवरी से हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और कैलेंडर ईयर अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगर बात आती है कैलेंडर ईयर की तो कैलेंडर ईयर हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से। तो फैक्ट्री के अंदर जो हमारी लीव्स होती हैं, जो हमारी क्या कहते हैं कैरी फॉरवर्ड होना होता है लीव्स का, या तो वो पूरा कैलेंडर ईयर हमारा जनवरी से स्टार्ट किया जाता है। अब हमारा सेक्शन 2C में चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज। यानी कि जो 15 साल की आयु को पूरा नहीं कर पाया है वो आपका चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 2CA कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जिस पर फैक्ट्री के अंदर इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन करना, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर मेजर को टेस्ट करना, ये सारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली जैसे चीफ इंस्पेक्टर हो गए, सर्टिफाइंग सर्जन्स हो गए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं एक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको एग्जामिन करना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, हर चीज़ हेल्थ से लेकर सेफ्टी से लेकर वेलफेयर से रिलेटेड, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड। तो इन चीज़ों को एग्जामिन करने का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉम्पिटेंट पर्सन के उनको कॉम्पिटेंट पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2CB हजार्डियस प्रोसेस। हजार्डियस प्रोसेस होता है हमारा ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें किसी भी एम्प्लॉय की जो सिचुएशन है वो डेंजर सिचुएशन में रहकर काम करता है। जैसे कि बहुत सारी काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता है कि ऐसे काम करने में हमारी जान खतरे में जा सकती है या इनडायरेक्टली हमको कोई ना कोई डिजीजेस हो सकती है। तो ऐसे काम को हजार्डियस प्रोसेस के अंदर रखा जाता है। ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो हजार्डियस प्रोसेस के अंदर आती है। केमिकल यूनिट मेनली जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हजार्डियस प्रोसेस के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2D। यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ आइदर अ चाइल्ड और एन अडोलसेंट, यानी कि जो चाइल्ड भी है और अडोलसेंट भी है वो हमारा यंग पर्सन कहलाते हैं। यानी कि वो अडल्ट नहीं है बट अडोलसेंट है और चाइल्ड है, यानी 18 साल की आयु को पूरा नहीं कर पाया है बट उससे नीचे है, तो वो चाइल्ड भी हो सकते हैं, अडोलसेंट भी हो सकते हैं, तो वो हमारा यंग पर्सन के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2E, डे। डे का डेफिनेशन क्या है, डे कब स्टार्ट होता है किसी भी फैक्ट्री का। सो डे स्टार्ट होता है हमारा, इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगनिंग एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात से 24 आवर के लिए जो पूरा दिन होता है वो हमारा डे होता है। यानी कि रात के 12 बजे से लेकर और नेक्स्ट डे के रात के 11:59 तक हमारा पूरा एक दिन होता है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 2F, वीक। मीन्स वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, वीक हमारा स्टार्ट होता है सैटरडे की नाइट, मिडनाइट से, यानी कि सैटरडे जब हमारा संडे लगने स्टार्ट होता है तो वहाँ से हमारा वीक स्टार्ट होता है। सैटरडे की रात में जब 12 बजते हैं और संडे स्टार्ट होता है तो वो मिडनाइट जो है वहाँ से हमारा नेक्स्ट हमारे 7 डेज के लिए, वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है। या इसके अलावा ये तो हो गई कॉमन डेफिनेशन वीक की जो हम सबको पता है कि संडे से हमारा जो है वीक स्टार्ट होता है। बट इसके अलावा अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपना वीक किसी और दिन से स्टार्ट करना चाहती है, यानी वो संडे से स्टार्ट नहीं करना चाहती है, तो या कोई और कंडीशन ऐसी हो सकती है, कोई ऐसी जोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री जो भी राइटिंग में अप्रूवल देता है कि आपका जो वीक है वो इस दिन से स्टार्ट होगा, उस फैक्ट्री का वीक उसी दिन से स्टार्ट होता है। तो कॉमन तो हमारा क्या हो जाता है सैटरडे नाइट, सैटरडे की मिडनाइट से, और उसके अलावा अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड इन राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर एरियाज बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। तो ये हमारी वीक की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 2G। 2G है हमारा पावर। पावर क्या है, अब आप पावर, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी एंड मशीनरी, ये चारों चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी मशीन के अंदर जो पावर जनरेट होता है और पावर जनरेट के साथ में जो भी एनर्जी जो कि एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, ये चारों डेफिनेशन जो है पावर, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी एंड मशीनरी, ये उसी से रिलेट है। तो पावर मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी, वो हमारी पावर कहलाती है। प्राइम मूवर सेक्शन 2H प्राइम मूवर की डेफिनेशन कहता है। प्राइम मूवर कौन होता है कि कोई भी इंजन, मोटर, ऐसा अप्लायंसेस जो कि पावर को जनरेट करता है, ठीक है, जैसे कि विंड मिल्स हो गई, वाटर मिल्स हो गई, टरबाइन हो गए, स्टीम इंजन्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये पावर को जनरेट करते हैं और पावर की उसी पावर जनरेशन से फिर आगे का काम होता है, ठीक है। देन है हमारा ट्रांसमिशन मशीनरी। ट्रांसमिशन मशीनरी होती है कोई भी व्हील, ड्रम और कपलिंग, क्लच, ड्राइविंग बेल्ट या कोई भी ऐसा अप्लायंसेस जो कि प्राइम मूवर की हेल्प से पावर जनरेट होते ही वो मशीनरी के अंदर पावर को ट्रांसफ़र करता है, तो ये हमारा ट्रांसमिशन मशीनरी होता है। एंड मशीनरी हमारा क्या हो गया कि मशीनरी, प्राइम मूवर और ट्रांसमिशन मशीनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू एक फाइनल आउटपुट हमारा निकल कर आता है एक फैक्ट्री के अंदर, वो हमारा मशीनरी के अंदर आता है। तो सेक्शन 2G हमारा पावर की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, किसी भी तरीके की पावर, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, किसी भी तरीके की पावर। प्राइम मूवर हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ट्रांसमिशन मशीनरी सेक्शन 2I के जो कि क्या है, कोई भी शिफ्ट, व्हील, ड्रम, पुले, कोई भी ऐसा अप्लायंस जो कि क्या करता है, प्राइम मूवर की हेल्प से उस पावर को मशीनरी में मशीनरी को क्या करता है, सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। एंड लास्ट में एक पूरी मशीन जो होती है जो कि प्राइम मूवर और ट्रांसमिशन मशीनरी की हेल्प से एक आउटपुट को क्या करती है, जनरेट करती है।
नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 2 के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें एक इनपुट को और प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बन रहा है, या कुछ भी ऐसा काम कि जिसके थ्रू हम कुछ एक फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड हो, ब्रेकिंग अप का काम भी जो होता है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम बोले कि ज़मीन के नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है, तो क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर से रिफाइन करके फिर क्या होता है, डीजल, पेट्रोल और जो क्या कहते हैं आपकी बहुत सारे ऐसे कैरोसिन ऑयल, ये सब हमारे क्या होते हैं, निकलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग अप कर रहे हैं। तो पर वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ही काम हो रहा है। तो किसी काम को मेकिंग हो गया, ऑल्टरिंग हो गया, रिपेयर करना, ऑर्नामेंट करना, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग एंड पंपिंग ऑयल, जनरेटिंग, प्रिंटिंग, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, ये सब चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं, जो कि सेक्शन 2K के अंदर है। देन हमारा आता है सेक्शन 2L। 2L आता है हमारा वर्कर की डेफिनेशन। सो वर्कर हु वर्क इन द कंपनी, हु वर्क इन द फैक्ट्री, वो पर्सन जो फैक्ट्री के अंदर अपॉइंट किया जाता है काम करने के लिए। और ये अपॉइंटमेंट जो होता है ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली जो कि डायरेक्ट कंपनी में जाके एक वर्कर अपॉइंट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या आपके थर्ड पार्टी के थ्रू। तो वो पर्सन जो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसको उसके काम का पेमेंट दिया जा रहा है, वो हमारा वर्कर के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2M फैक्ट्री। फैक्ट्री रेफर करता है एनी प्रीमिसेस जहां 10 या उससे ज़्यादा वर्कर प्रीसीडिंग 12 मंथ से काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर, यानी पावर के साथ, किसी कोई मशीनरी के साथ में, तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। अगर आपके पास में मशीनरी नहीं है, विदाउट एड ऑफ पावर, तो विदाउट एड ऑफ पावर में फैक्ट्री एक्ट लागू करने के लिए आपको कम से कम 20 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मशीनरीज हैं, एड ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया, विद द एडिशन ऑफ पावर। अगर आपके पास मशीनरी है तो आपको फैक्ट्री एक्ट लागू करने के लिए 10 वर्कर की ज़रूरत होगी, और विदाउट एड ऑफ पावर में आपको 20 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। फैक्ट्री वर्ड में 2 वर्ड आते हैं, प्रीमिसेस और प्रेजेंट्स, बहुत यूज़ होता है ये। सो प्रेजेंट्स वो स्पेस होता है विच इज़ इनक्लोज्ड बाय वॉल्स और फेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपायर, 2N, सेक्शन 2N ऑक्यूपायर, वो पर्सन जिसका पूरा पावर होता है फैक्ट्री अफेयर्स पे, यानी फैक्ट्री के ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल होता है। ये पर्सन इंडिविजुअल भी होता है, पार्टनर भी हो सकते हैं, कंपनी के केस में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई पर्सन हो सकता है। तो ऑक्यूपायर कौन हो गया, ओनर, जो जिसका उस कंपनी के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 2P। अब 2P क्या है, 2P है हमारा प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड सिंपल है कि आप जो भी सेक्शंस गवर्नमेंट ने आपको प्रिस्क्राइब करे हैं कि ये लागू करने हैं, वो डेफिनेशन हमारी प्रिस्क्राइब के अंदर आती है। यानी कि सेक्शन को लागू करना या सेक्शन को प्रिस्क्राइब कराना, वो हमारा सेक्शन 2P के अंदर आता है। सेक्शन 2R हमारा है शिफ्ट। शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जो आपने सुना होगा कि डे शिफ्ट हो गई, नाइट शिफ्ट हो गई, या मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, या इवनिंग शिफ्ट हो गई। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फैक्ट्री में सेम वर्क को करने के लिए ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और वो अलग अलग टाइम पर काम करते हैं उस वर्क को करने के लिए, तो वो हमारे जो अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पर काम कर रहे हैं, वो हमारी शिफ्टिंग को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे सेक्शंस जो हैं 2K, जितने भी सब सेक्शन थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सेक्शन O और Q, ये इसके अंदर क्यों नहीं है। तो O और Q इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन O और सेक्शन Q जो है उसको ओमिटेड कर दिया गया है, यानी कि फैक्ट्री एक्ट से उसको हटा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 3 आता है रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे।
फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन में सिंपल फैक्ट्री के टाइम को सेट करने की बात कही गई है। फैक्ट्री का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होना चाहिए, और जहां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है वहां के टाइम रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो बेसिकली इसमें सिंपल ये बात है कि जैसे कि बहुत फैक्ट्री हैं जो बाहर की कंट्रीज जो हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अंदर सेटअप कर रही हैं, तो ये नहीं है कि फिर वो उस कंट्री के टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम होगा, यहाँ काम होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। यहाँ ऐसा नहीं है कि उस कंपनी के या उस कंट्री के टाइम के हिसाब से काम होगा। और इन केस अगर किसी भी सिचुएशन में फैक्ट्री का जो टाइमिंग है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो भी उसकी टाइम का जो सेट करने का एक पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। इस सेक्शन में ये बात कही गई है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर एक सेपरेट फैक्ट्री को क्रिएट करते हैं और साथ में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्री की ब्रांच एक सिंगल फैक्ट्री को क्रिएट कर सकती है। इनसे रिलेटेड रूल मेकिंग की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेक्शन 5 कहता है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। तो इस सेक्शन में पब्लिक इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रोविज़न बनाया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी होती है तो फैक्ट्री में रूल्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिल सकता है, जैसे वीकली हॉलीडे, सैनिटेशन, वेलफेयर। जैसे कि अभी मैं अगर आपको बोलूँ तो जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड में फैक्ट्रीज़ एक तो बंद भी थी, और जब फैक्ट्रीज़ खुल भी रही थी तो प्रॉपर अगर हम ये बोलें कि सैनिटाइजेशन जो है वो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती थी प्रॉपर, तो वो क्या हो गई, एक पब्लिक इमरजेंसी के केस में आ गई, या फ्लड आ गया है कहीं पे, या कोई ऐसा जो है कि कहते हैं नेचर डिज़ास्टर हो गया है कि जिस केस में हमको पता है कि हम प्रॉपर तरीके से एक्ट के जितने प्रोविज़न हैं बहुत सारे प्रोविज़न को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो पावर दी जाती है फैक्ट्री को कि वहाँ पर पब्लिक इमरजेंसी के केस में आपको एग्जम्पशन मिल सकती है, बट इसकी जो टाइम लिमिट है वो केवल 3 मंथ तक है। 3 मंथ मेंशन की गई है। ये उसके बाद में देखा जाता है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी की जो सिचुएशन है वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम लिमिट को आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अप्रूवल से रिलेटेड सेक्शन। किसी भी फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसका अप्रूवल, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी रूल मेकिंग बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री का प्लान चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करना जरूरी होता है। प्लान्स एप्लीकेशन शुड बी इन रिटन फॉर्म, और जब तक उस एप्लीकेशन का पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से रिटन फॉर्म में नहीं आता है तब तक कोई भी फैक्ट्री अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती है। लाइसेंस, अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब फी को पे करना जरूरी होता है। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर परमिशन रिफ्यूज़ कर देता है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, या जो भी आपने एक्सटेंड करवानी है फैक्ट्री, कुछ और चीज़ बढ़ानी है उसमें, तो उस कंडीशन में जो एप्लीकेंट है वो विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट में उस रिफ्यूज़ल के लिए अपील कर सकता है। सो ये हमारा सेक्शन 6 है। एंड लास्ट इसमें सेक्शन 7 कि नोटिस बाय ऑक्यूपायर। इस सेक्शन में कहा गया है कि ऑक्यूपायर फैक्ट्री को शुरू करने से कम 15 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को रिटन में नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसमें वो कंपनी का नाम, उसकी सिचुएशन क्या है, ऑक्यूपायर का नाम और एड्रेस, कम्युनिकेटिंग एड्रेस, यानी कि अगर कोई भी लेटर आता है या कम्युनिकेशन करना है तो किस एड्रेस पे किया जाए, तो कम्युनिकेटिंग एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके का है, नंबर ऑफ वर्कर फ़िलहाल कितने हैं, नेम ऑफ द मैनेजर। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल है जिसको एक नोटिस में बनाकर वो क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को देगा। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को प्रिस्क्राइब करती है। तो ये क्या होता है, ये गैजेट बनता है फैक्ट्री का। जब फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए जाती है तो ये फैक्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी सिचुएशन, उस हिसाब से उसका गैजेट बनाया जाता है। तो उसी हिसाब से बाद में ऑक्यूपायर उनको नोटिस प्रोवाइड करता है कि यस हमारा काम इतना सेट हो गया, अब हम काम स्टार्ट करने वाले हैं।
तो वो हम 15 दिन पहले कम से कम चीफ इंस्पेक्टर को क्या देगा, नोटिस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन 7 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर ख़त्म होता है। मींस आज हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 7 तक कंप्लीट किया है। एंड आई होप आपके लिए मेरा वीडियो कंटेंट बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फॉर लाइफ टाइम।